नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक विषय इतिहास के बारे में यहाँ पहले चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की बात करें, ये चैप्टर जो है पहले यूनिट का है। इस चैप्टर में क्या होता है कि कैसे जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की यहाँ बात शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक जो चित्रकार हैं, फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सरियो, उनके चित्रों के माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कैसे पहले वो किया था कि अपने जो है सपनों का संसार रचा था, जिसमें जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों की जो है लोग जो है उसमें मांग कर रहे हैं, और उसके बाद वो लोग जो है सत्ता परिवर्तित कर रहे हैं। क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर शुरुआत पहले क्या था कि सभी जो है निरंकुश जो है राजशाही थी, मतलब कि वहाँ पे राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं था। तो प्रजातंत्र की मांग के लिए लोगों को जो है आगे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना तो उनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, ना तो रहने को। तो वो सब सारी चीज़ें क्या है कि उनकी जो है जीवन शैली बड़ी अजीब सी थी। जो कुलीन परिवार था वो लोग बड़े अच्छे से रहते थे, तो इस तरह सारी बड़ी दिक्कतें थी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे जो जुलूस होता है, यहाँ पे आपको हम चित्र दिखा देना चाह रहे हैं कि चित्र कैसे है। यानी कि आप देखेंगे तो सेम टू सेम वही चित्र आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो इस चित्र में क्या है, चित्र के ही माध्यम से यहाँ सपनों का संसार उन्होंने रचा था शुरुआत में 1848 की जो है। फ्रेडरिक सरियो को ये जो है विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक सामाजिक और गण राज्यों का ये स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि जो होती है उसके बीच में क्या है 1848 का ये जो फ्रेडरिक सरियो इसमें बता रहे हैं कि फ्रेडरिक सरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। उसमें इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया गया, और उसमें से ये एक जो चित्र है, चित्र नंबर 1, तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें जो सारे लोग हैं, जो जुलूस में दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे 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 ये जो है जुलूस निकाल रहे हैं, सारे लोग लाइन से हैं। और जुलूस में देखेंगे सबसे आगे जो है अमेरिका के लोग, स्विट्जरलैंड के लोग आगे हैं कि ये जो है गणतंत्र, यहाँ पे गणतंत्र स्थापित हो चुके थे। तो इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे इसके पीछे क्या है, प्रतिमा जो है, ये प्रतिमा जो है, प्रतिमा के पास और जो लोग हैं वो जो है फ्रांस के लोग, प्रतिमा के पास ये लग रहा है कि अभी अभी पहुंचे हैं। और यहाँ पे तिरंगा से इनको पहचाना जा सकता है कौन किस देश के हैं, कैसे हैं। साफ साफ इनके साथ और एक चीज़ और है कि इनके पोशाकों से इनको जो है पता चल सकता है कि हाँ ये किस देश के हैं, कैसे हैं, क्योंकि सबकी पोशाक अलग अलग है। इसके बाद सबसे जर्मन के लोग हैं। तो इस तरह ये क्या है, इस चित्र में एक चीज़ और देख लीजिए कि पीछे क्या है, जर्मन है। जर्मन के लोगों के बाद क्या है, उसमें ऑस्ट्रेलिया और 2 सिसिलियों की राजशाही के लोग, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, और इसके साथ साथ क्या है कि इसमें जो है रूस के लोग, सारे लोग ही शामिल हैं। और इस जुलूस में और इस अपने स्वतंत्रता की मांग और उस निरंकुश राजशाही के विरुद्ध जो है इन लोगों की भावना क्या है कि इसमें ज्ञानोदय की जो एक मसाल की भी इसमें पहचान की घोषणा करते हैं। उन्होंने हाथ में देखिए कि एक जो है ये मसाल लिए हुए हैं, और इससे क्या है कि वो अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे हैं। और उनके हाथ में एक दुष्पात्र है जो कि निरंकुश संस्थानों के उसमें जो है खत्म हो, उसकी घोषणा कर रहे हैं कि यहाँ पे राजतंत्र जो है खत्म हो जाए, प्रजातंत्र आ जाए। इसके साथ देखेंगे कि यहाँ पे खंडहर कुछ पड़ा हुआ है। खंडहर ये पड़ा हुआ है कि जो निरंकुश शासकों के जो संस्थान थे और सारी चीज़ें थी वो क्या है बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं। तो कहने का मतलब ये जो है कल्पना जो है दिखाया जाए तो कल्पना दर्श इसमें जो दिखाया गया है, कल्पना में ही ये दिखाने का प्रयास किया गया था कि यूरोप में जो है राष्ट्रवाद आया जाएगा, तो कैसे जो है एकता, कैसे परिवर्तन आ जाएगा, मतलब कि जो सत्ता है उस कैसे बदल जाएगी, उस तरह दिखाने का प्रयास करते हैं। जो कि बाद में 19वीं शताब्दी में उस राष्ट्रवाद की वजह से बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आती हैं जो कि इसी के अनुसार हैं। हाँ, एक चीज़ भूल गए थे, ऊपर जो और सारे देखेंगे कि इसमें जो है कि ईसा मसीह हैं, और इसके साथ साथ क्या है कि फरिश्ते हैं, और सारे इसमें मसीहा, ईसा मसीह हैं वो दिख रहे हैं। सब ये एकदम नज़र गड़ाए हुए हैं कि कैसे जो है लोग क्या कैसे सत्ता परिवर्तित कर रहे हैं। इस तरह जो है वहाँ पे इसमें स्त्री पुरुष और सामाजिक, हर सामाजिक, स्त्री पुरुष और छोटे बच्चे, यानी कहने मतलब हर सामाजिक वर्ग उसमें लोग शामिल हैं। उसमें कोई ऐसे कैटेगरी नहीं है कि ये कुलीन परिवार अलग हो और वो अलग हो। मतलब कि वही लोग जो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, राष्ट्रवादी भावना के लोग होते हैं, वो सारे लोग उसमें शामिल होते हैं, जुलूस में शामिल होते हैं। वो सब क्या करना चाहते हैं कि जो निरंकुश राजा का शासक चलता है वो सब खत्म हो जाए। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब हम ये राष्ट्र के विचार की बात करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसे वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही थी, कब
1789 की बात करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति यहाँ पे होती है। फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद वहाँ आप देखेंगे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और ये क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, ये 9th के पहले चैप्टर में आपको हम बता दिए हैं। आप अगर ना हो तो हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति क्या हुई थी। उसमें आप स्पेशल जो है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की कैसे क्या हुआ, शुरुआत हुई और फिर इसके बाद उसका क्या अंत होता है, उसका परिणाम क्या होता है, उसमें कौन कौन सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि यहाँ भी घटना यूरोप की है और फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी हुई घटना है, तो इसलिए फ्रांसीसी क्रांति को हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए उसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे बता दे रहे हैं कि राष्ट्र का विचार कैसे वहाँ पे हुआ, राष्ट्रवादी विचार को कैसे वहाँ पनपे, वो सब सारी बात करेंगे। यहाँ पे क्रांति के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं वो करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो राष्ट्र का विचार जहाँ से पनपा वो सारी चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। यह बात करते हैं कि जो है फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद क्या होता है कि जो पितृभूमि और नागरिक जो विचारों पे वहाँ पे जो बल दिया जाता है कि यहाँ जो उनकी पितृभूमि है और जो नागरिकता के विचार हैं और सारे जो वहाँ पे उस तरह के विचारों पे वहाँ पे बल दिया जाता है फ्रांसीसी क्रांति के बाद। इसके साथ साथ क्या है कि वहाँ पे जो झंडा होता है उसको भी बदल दिया जाता है कि झंडे को अलग तो उसको किया जाएगा, तब पता चलेगा हाँ सत्ता परिवर्तन हुआ। जैसे निरंकुश जो राजशाही थी वो लोग का जो है झंडा अलग रहा होगा, जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो उनका अलग रहा होगा। इसके बाद देखते हैं कि जो झंडे के बाद क्या है, स्टेट जनरल जो होती थी, जो वहाँ पे संसद बनी होती थी, कहने का मतलब कि वो स्टेट जनरल जो वहाँ सभा बनती थी, स्टेट जनरल की जो है जो वहाँ चुन के लोग जाते थे, वो सब क्या हुआ, अब यहाँ पे चुनाव होने लगा स्टेट जनरल के लिए और लोग वहाँ सक्रिय जो है नागरिक के रूप में उसमें भाग लेने लगे। और ये जो स्टेट जनरल का नाम था इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया जाता है। और इसके बाद देखते हैं कि जो आयात निर्यात शुल्क लगे रहते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। जो नाप तौल की प्रणाली होती है वो क्या होती है, उसमें सुधार किया जाता है कि अलग अलग ना हो, सभी जगह एक हो, जिससे ज़्यादा दिक्कत ना आए। और इसके साथ क्या होता है, पेरिस या फ्रेंच को बढ़ावा मिल जाता है। कैसे कि जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जो है एक जैसे फ्रेंच जो है, फ्रेंच जहाँ बोलते हैं वो जो पेरिस में ही बोली जाती थी, बाहर जो है अन्य भाषाएं बोली जाती थी। तो क्या है कि जब बाद में क्रांति होती है ये जो है देखेंगे कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि फ्रेंच को ही बढ़ावा दे दिया जाता है। तो फ्रेंच को ये भी एक गलत है, मतलब जो दूसरे भाषा बोलते हैं उनको जो है ये रहेगा कि हमारी जो है भाषा से हमारे सम्मान नहीं उतना मिल पाया हमको। इसके साथ साथ क्या है कि क्रांतिकारियों की घोषणा, जो यहाँ पे क्रांतिकारियों की घोषणा क्या रहती है कि ये रहती है कि उनको अगर जो है यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त होना है तो यही लोग इन्हीं के द्वारा क्या है कि इन्हीं की क्रांति से वो जो है मुक्त हो सकते हैं। और इसके बाद क्या है, जो छात्र और शिक्षक है, छात्र शिक्षक और इसके बाद मध्यम वर्ग जो लोग होते हैं वो क्या है कि अब जैकोबियन क्लब में वहाँ जो है ये सब इस क्रांति में शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद क्या है कि जैकोबियन क्लब को जो है उसमें लोग शामिल होने लगते हैं, जैकोबियन क्लब बनने लगते हैं। इसके साथ साथ क्या है 1790 के दशक में जो हॉलैंड और बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के और इटली में जो फ्रेंच सेनाएं थी वो क्या की राष्ट्रवादी जो विचार थे उन विचारों को इन सब देशों में फैलाने लगी और सारे विचार जाने लगे और इससे बहुत बड़ा जो है परिवर्तन होता है। इस फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप अच्छे से जो है जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है हमारी वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्रांसीसी क्रांति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कैसे जो वहाँ लुई सोलहवें को हटाया गया है, बोर्बो राजवंश कैसे खत्म किया गया है, फिर उसके बाद वहाँ पे कैसे 2-3 बार वहाँ पे जो सत्ता परिवर्तित होती है, फिर उसमें क्या क्या क्रांतियाँ होती हैं। तो बड़े अच्छे से वहाँ पे डिटेल से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ बात करते हैं कि नेपोलियन जो है, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है राष्ट्रवादी विचार जो फैले। इसके बाद हम बात करते हैं कि नेपोलियन के जो है वहाँ पे देखेंगे कि यूरोप में प्रजातंत्र को तो कहने का मतलब वो पूरी तरह से नष्ट ही कर दिया था, लेकिन प्रजातंत्र को नष्ट करके पूरी तरह से राजतंत्र बना दिया था पुनः। और इसके बाद क्या होता है देखेंगे, इसके बीच में क्रांति होती है। क्रांति के बाद 1789 के बाद फिर वहाँ पे क्या होता है कि नेपोलियन आता है। नेपोलियन आने के बाद क्या होता है कि वो सत्ता में अपना पूरा नियंत्रण कर लेता है और प्रजातंत्र पूरी खत्म कर देता है। प्रजातंत्र के बाद फिर राजतंत्र चालू हो जाता है। तो इससे उस राजतंत्र चालू होने के साथ साथ उसने कुछ बहुत सारे सुधार भी किए थे, जैसे प्रशासनिक सारी चीज़ें जो दिक्कतें थी उनको जो है दूर करने की कोशिश किया। और इसके बाद क्रांतिकारी जो सिद्धांत थे तो उसको भी वो उसमें लाया, शामिल किया। और बहुत सारे क्रांतिकारी विचारों में से उसमें एक ये भी था कि 1804 में जो नागरिक संहिता थी वो जो है, नागरिक संहिता क्या थी, नागरिक संहिता जो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार मिलते थे वो खत्म कर दिया जाता है। और इसमें जो ये रखा जाता है कानून के समझ सब लोग बराबर हैं, लेकिन जो संपत्ति का सबको अधिकार मिल जाता है, संपत्ति रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो क्षेत्र थे जैसे डच, इटली और जर्मनी, ये सब क्या थे, यहाँ भी सारी वो चीज़ें थी। तो यहाँ पे सामंतवाद व्यवस्था खत्म कर दिए गए थे, मतलब यहाँ तो
जहाँ ये नेपोलियन का पूरा था वो वहाँ तो खत्म ही है। डच, इटली और जर्मनी में भी सामंतवाद व्यवस्था खत्म कर दिया और किसानों के जो बोदासत्व तो चल रहा था वो सब खत्म कर दिया जाता और जागीरदारी जो शुल्क होता है उसको भी खत्म कर दिया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, शुरुआत में स्वतंत्रता के तो लोगों को जो इसमें देखेंगे कि सामंतवादी व्यवस्था खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ जो है किसानों के भूदासत्व जो चल रहा था वो भी सब खत्म हो जाता है और जो जागीरदारी शुल्क होता है वो खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ लोगों को लगता है कि ये जो है बहुत क्या है कि उनको आज़ादी मिली है, जो आज़ादी चखी रहती है शुरुआत की, उनको जो आज़ादी मिलती है बड़ी खुशी होती है और जो शुरुआत में इनको खुशी मिलती है इसके साथ साथ क्या होता है कि उस खुशी में ये लोग सोचते हैं कि हाँ बड़ा अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन इन लोगों को क्या है, बहुत जल्दी ही शीघ्र ये पता चल पाता है कि ये जो है जो हम अच्छा समझ रहे हैं बहुत जो है सही नहीं है, क्योंकि बाद में सेंसरशिप लग जाती है और बाकी यूरोप के जो जितने में जो फ्रेंच सेनाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि जबरन भर्ती होने लगती है। जबरन भर्ती करने से क्या होता है बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आने लगती हैं और इसमें ये लोगों को लग जाता है कि ये एक राजनीतिक जो है चाल है, इसमें जो है लोगों को फायदा ही मिलेगा और जो है ज़्यादा लोगों को जो है, और जो हम सोच रहे हैं कि सबको फायदा मिलेगा तो ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है कि राजनीतिक फायदे इसमें जो समझ में आने लगते हैं, लोगों को ये लगता है कि जितना हमें फायदा दिख रहा है इससे ज़्यादा क्या है कि नुकसान जो है आएगा और नुकसान की वजह से क्या है कि ये जो है नेपोलियन की जो नीतियां हैं और सारी चीज़ें हैं सही नहीं है, तो अब लोगों को समझ में आने लगती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता है। जैसे जर्मनी की बात करें तो पहले जो जैसे जर्मनी का आज हम देख रहे हैं, इटली और जो है जर्मनी या स्विट्जरलैंड का जो नक्शा देख रहे हैं, ये पहले ऐसे नहीं था। ये क्या था, राजशाही और डचियों और कैंटोनों मतलब कैंटोनों से में ये बटा हुआ था। और ये जो है कि इसमें बात करते हैं कि ये जो क्षेत्र बटे हुए थे इसमें सब अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्थाएं थी। जो उसमें बात करते हैं कि पूर्व और मध्य यूरोप में जो है क्या है कि निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र के साथ साथ यहाँ पे क्या है कि सबकी क्या थी, यूरोप में सामूहिक जो पहचान है या संस्कृति है, इसके साथ साथ देखेंगे भाषा है, जाति समूह जो है सब अलग अलग थे। इसके साथ साथ जो कुलीन वर्ग थे, वहाँ पे कुलीन वर्ग जो है जर्मन में देखा जाए तो इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत अलग अलग विभाजित थे, जिसके वजह से देखा जाए तो क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी विभिन्नताएं नजर आती हैं हमको। इससे क्या है कि लोग वहाँ पे एक नहीं हो पाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा विभिन्नताएं होती हैं वहाँ पे क्या होते हैं, लोग एक दूसरे को इधर उधर जो है बटे रहते हैं। तो उसमें जो है चाहे जात के आधार पे, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे भाषा के आधार पे, तो उसमें क्या होता है कि एकता नहीं बन पाती। वही चीज़ वहाँ पे सिचुएशन थी कि जो हंगरी और थे वहाँ पे हंगरी पे मैग्यार जैसे भाषा बोलते थे, केवल आधे से ज़्यादा अधिक लोग थे जो मैग्यार भाषा बोलते थे। और जो जैसे वहाँ पे और चीज़ें थी कि वहाँ पे केवल समूह को बांधने का तत्व जो दिखता था कि यूरोप में जो तत्व की लोगों की एकता जिसमें भाव आ जाए, वो क्या थे कि जो राजा के प्रति जो उनका निष्ठा का भाव था वो उनको एक कर सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो राष्ट्र और राष्ट्रवाद व राष्ट्र का राज्य का विचार आते हैं वो कैसे आते हैं, वो विचार कहाँ क्यों आते हैं, तो उनका विचारों का क्या परिणाम होता है, वो सब सारी चीज़ें बातें आती हैं कि जब ऐसी भिन्नताएं थी, राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र का विचार जो है राजा के प्रति निष्ठा थी सम्राट के प्रति, तो यहाँ पे राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे है, ये बात सोचने वाली है। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो वहाँ पे क्या है कि जो ग्रामीण देखेंगे कि यहाँ पे जो अच्छा कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, यहाँ पे ये चीज जान लेना जरूरी है। इसके बाद क्या है टॉपिक है कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग की क्या सिचुएशन थी कि जो जमीन के मालिक थे कुलीन वर्ग थे, वहाँ ज्यादातर स्थिति ये थी कि सारे जो है जमीनों के मालिक ज्यादातर कुलीन वर्ग के लोग थे और उन लोगों की जो जीवन शैली थी एक कुलीन वर्ग, सब कुलीन वर्ग से ही बंधे रहते थे। उनमें जो जीवन शैली थी और बहुत भाषाएं थी वो सब वही जो है एक दूसरे से बंधे होते थे। इसके साथ साथ वो क्या है कि वो जिस अपने जो उनकी जो भाषा थी वो अपने उसमें एक दूसरे से यानी रिलेशन में, और सब फ्रेंच वो सब लोग कुलीन वर्ग जो थे वो बोलचाल की भाषा में अपने बात करने में उसमें जो है उनकी जो है फ्रेंच भाषा रहती थी। और इसके साथ देखेंगे कि अलग जो है जैसे हंगरी में देखें मैग्यार भाषा बोलते थे, इस तरह वो मतलब कि और लोग जो है अन्य भाषाएं बोलते थे। यहाँ पे जो ग्रामीण और जो ग्रामीणों की जायदाद थी वो भी कुलीनों की थी, साथ साथ में जो शहरों में हवेलियां थी वो भी किनकी थी, कुलीन वर्ग की थी। और जो शहर के हवेली के मालिक थे कुलीन वर्ग थे। और इनके साथ साथ क्या देखते हैं कि इन लोग की संख्या जो कुलीन वर्ग थी इनकी संख्या कम थी। लेकिन इसके बाद देखते हैं कि जो किसान थे इनकी संख्या तो बहुत कम थी, लेकिन देखते हैं कि इनके पास सबसे शक्तिशाली थी, सबसे ज्यादा जमीनें थी, सबसे ज्यादा घर थे, हवेलियां थी। और इसके साथ देखते हैं जो अधिकतर जो जनसंख्या थी वो किसान थी।
इसके साथ देखते हैं कि इनका जो जमीनों का बंटवारा था उनकी सिचुएशन क्या होती है। यूरोप में जो पश्चिम में जो सिचुएशन थी जमीन की, वो किराएदार व छोटे काश्तकारों के रूप में जो है वो विभाजित थी। और इसके साथ क्या है कि पूर्व मध्य में सिचुएशन क्या थी, पूर्व मध्य में सिचुएशन ये थी कि विशाल भूमि पर जागीरदारों में बटी थी, और इसमें जो खेती होती थी वो भूदासों से होती थी। तो इसके साथ देखते हैं कि कितनी तरह की वहाँ पे सिचुएशन कैसी होती है, जिससे कि वहाँ राष्ट्र और राज्य का विचार आता है लोगों के मन में। ये मध्य कुलीन और नया मध्यम वर्ग के बाद में यहाँ की सिचुएशन जो होती है वो जो है राष्ट्रवाद जो है विचार पनपने पे मजबूर हो जाती है, और राष्ट्रवादी विचार पूरे में फैल जाता है। वही परिणाम फिर बाद में क्रांति के रूप लेती है। यहाँ बात करते हैं जो औद्योगिकरण है वो भी वहाँ पे एक क्रांति का रोल अपना निभाता है, क्योंकि जब औद्योगिकरण शुरुआत हो जाती है तो इंग्लैंड में क्या है 18वीं जो है शताब्दी के दूसरे भाग तक देखेंगे तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हो गया था। लेकिन देखेंगे फ्रांस और जर्मनी में क्या सिचुएशन आई थी कि 19वीं शताब्दी में शुरुआत होती है, और वहाँ पे 19वीं शताब्दी में क्या है कि नए नए सामाजिक, जब जैसे औद्योगिकरण शुरू हो जाता है तो अब जो है देखेंगे कि नए नए सामाजिक समूह बनने लगते हैं, लोग शहरों का विकास होने लगता है। और इसके साथ साथ होता है कि जो मध्यम वर्ग है वहाँ पे क्या है व्यापारी, उद्योगपति, सेवा क्षेत्र के बहुत सारे लोग उसमें आ जाते हैं और नए नए वर्ग शामिल हो जाते हैं। ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, और मध्यम वर्ग आने के बाद क्या होता है उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वो भी अपने आप को सक्षम समझेंगे, एक नया वर्ग उभर कर आएगा। और जो कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार थे वो समाप्ति के ये लोग जो है ये इसमें ये है कि ये कुलीन वर्ग क्या है, कुलीन वर्ग की इसमें समाप्ति का ये जो है हो जाती है, कुलीन वर्ग की जो है जो विशेषाधिकार है उसकी समाप्ति हो जाती है। और इसके बाद क्या करते हैं शिक्षित व उदारवादियों के जो बीच जो राष्ट्रीय एकता के जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं कि उनको जो है एकता पे विचार पे मजबूर जो है और मजबूत कर देते हैं। क्योंकि जो शिक्षित हैं और उदारवादी हैं उनकी क्या भावना थी कि उनको जो है जो कुलीन वर्ग इनके विशेषाधिकार समाप्त हो जाएं, इनके सारी जो जमींदारी है सो समाप्त हो जाए, लोगों की जमीनें बढ़ जाएं, इस तरह के सब विचार आते हैं। और शिक्षित वर्ग की भी वही मांग रहती, उदारवादी की भी वही मांग रहती, तो स्वाभाविक सी बात है दोनों में एकता का भाव पनपता है और मजबूत होता है उनकी एकता। और इसके बाद बात करते हैं कि उदारवादी और राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, मतलब कि उदारवादी क्या थे और राष्ट्रवादी के उनके क्या मायने थे, उस बारे में बात करते हैं। कि तो क्या सिचुएशन है, जो उदारवाद का मतलब होता है, तो उदारवाद क्या है, लातिन भाषा के लिबर शब्द से है, जिसका मतलब होता है हिंदी में आजाद। मतलब कि वहां पे सिचुएशन ये आई कि जो ये लिबर से ये मतलब समझा गया कि उदारवाद क्या है कि वहां मतलब कि ये एक ऐसा जो है उदारवाद के ही माध्यम से हम लोग क्या है स्वतंत्रता मिल सकती है, आजाद हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन वहां पे वो आई। और इसके बाद देखते हैं कि फ्रांसीसी मतलब कि उदारवाद के इस रूप में देखा गया है कि आजादी के रूप में इसे हमें आजादी मिल सकती है। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो बहुत सारी सिचुएशन आती है, क्या होता है कि निरंकुश जो शासक रहते हैं वो पादरी के विशेषाधिकार को समाप्त कर देते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि देखते हैं कि ये यहाँ पे निरंकुश शासक जो होते हैं पादरी के विशेषाधिकार जो है समाप्त हो जाते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद, जो पादरियों के और विशेषाधिकार होते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि जो निजी संपत्ति का जो है एक चीज देखते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उसमें भी एक न्याय के हिसाब से सारी चीजों का बंटवारा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि विशेषाधिकार तो समाप्त हो जाते हैं पादरी के, शासकों के और कुलीन वर्ग की। देखते हैं कि यहाँ पे जो निजी संपत्ति के जो है ये उदारवादी क्या होते हैं पक्ष में रहते हैं, और जो वोट देने का अधिकार होता है वो क्या होता है कि संपत्तिहीन और सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। और इसके बाद देखते हैं कि वो सभी महिलाओं के बाद क्या होता है कि नेपोलियन जो संहिता बाद में लागू होती है, नेपोलियन संहिता में भी ये रहता है कि जो मताधिकार भी जो है सीमित सुधार होते हैं। और इसके साथ साथ देखते हैं कि महिलाओं को तो एकदम से ही इग्नोर कर दिया जाता है, उनको क्या किया जाता है कि अब पति और जो है पिता के जो है अधिकार में अधीन रख दिया जाता है। तो इससे भी जो है महिलाओं में के अजीब स्थिति आएगी, तो मतलब विरोध होगा बाद में। नेपोलियन जो है जो 39 राज्यों का संघ बनाता है वो संघ को उदारवादी जो है बनाए रखते हैं, और ये क्या है 39 राज्यों का संघ बना देते हैं। और नेपोलियन क्या करते हैं नाप तौल के जो है मुद्रा में यहाँ नाप तौल में भी सुधार करते हैं। क्योंकि 1833 से हैम्बर्ग से न्यूरेबर्ग जाने में कितना सीमा शुल्क जगह लगता था, 11 जगह सीमा शुल्क लगता था, और उनमें हर जगह लगभग 5% लगभग टैक्स लगता था। और इसके साथ साथ क्या है हर जगह अलग अलग नाप तौल की प्रक्रिया होती थी, जिससे कि उन्हें हर जगह जो है नापने तौलने में बड़ा जो है टैक्स देने में बड़ा टाइम खर्च होता था। 1834 की प्रसा की पहल पे क्या होता है, एक यूरोपी जो है एक शुल्क संघ जो है जालवेराइन स्थापित यानी बनता है, और शुल्क उससे क्या होता है कि शुल्क अवरोध खत्म किए जाते हैं, और दो जो है जो कई मुद्राएं थी वो उसके जगह 2 सिर्फ मुद्राएं प्रचलन में लाई जाती हैं। और इसके साथ क्या हो रेलवे की जाल जो है गतिशीलता बढ़ा देता है, उसी समय रेलवे का ज्यादा विकास होता है। और क्या है
राष्ट्रवादी जो भावना होती है वो आर्थिक राष्ट्रवाद की जो है लहर जो है को और मजबूत कर देता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि 1815 के बाद जो है एक नया रूढ़िवाद कैसे आता है, कि उसमें बात करेंगे कि ये सब जो है 1815 के बाद नेपोलियन खत्म होने के बाद जो राजतंत्र, चर्च और सामाजिक ऊंच नीच का भाव जो है संपत्ति या परिवार को बनाए रखना, ये रूढ़वादियों के विचार रहते हैं और इन रूढ़वादियों के विचार को चाहते हैं कि बने रहें। इसके बाद ये क्या होता है कि यही जो है चाहते हैं कि जो आधुनिक जो नेपोलियन के परिवर्तन के बाद रूढ़वादी जो होते हैं वो राजतंत्र को और मजबूत करना चाहते हैं। वो जान जाते हैं कि आधुनिकरण से हम कुशल सेना, नौकरशाही और अर्थव्यवस्था और सामंतवाद की जो समाप्ति की ये सारी चीजें होती हैं कि सामंतवाद समाप्त हो गया, बहुदास्त्र की समाप्ति हो गई। इससे क्या होती है, वो समझते हैं कि निरंकुश राजशाही यहाँ पे हमें जो है स्थापित करने में और बल मिलेगा। इसके साथ क्या होता है कि 1815 में ब्रिटेन और रूस और प्रसा जैसे यूरोपीय शक्ति को जो है मिलकर जो है इन्हों नेपोलियन को हराया था। वो लोग क्या करते हैं, वियना में एक संधि करते हैं, वियना नाम की संधि कहते हैं इसको। मेजबानी जो करते हैं वाइस चांसलर, जो मेजबानी ऑस्ट्रेलिया की जो चांसलर होते हैं कि डेव मैटरनिख जो होते हैं वो जो है इसकी मेजबानी करते हैं। कहाँ के, वियना संधि की। वियना संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो होते हैं कि जो अभी तक जो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के बाद सारे बदलाव होते हैं वो सब खत्म करने की बात किया जाता है और फिर से जो है पुनः जो है बोर्बो राजवंश को जो है लाया जाता है सत्ता में और उसको सत्ता बहाल कर दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे फ्रांस की सीमा में जो राज्य का विस्तार होता है उसको अब फ्रांस के आसपास जो है नए राज्य बना दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो है जैसे कि राज्य का विस्तार न कर सकें। जैसे नीदरलैंड के उत्तर में राज्य बनता है। नेपोलियन के जो 39 राज्य संघ बनाए थे वो बरकरार रखे जाते, उसे नहीं बदला जाता। और रूस और पोलैंड की जो हिस्सा है वो प्रसा और सैक्सनी के जो है रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया जाता है, प्रसा और सैक्सनी का हिस्सा दे। और राजतंत्र के सभी जो समर्थक होते हैं वो सेंसरशिप जो है बाद में ये जो है सेंसरशिप लगा देते हैं, जो रूढ़वादी होते हैं कि जो किताब, अखबार, नाटक में सब में उनका नियंत्रण हो जाए। उसके साथ साथ देखते हैं कि यहाँ पे जो क्रांतिकारी 1815 के बाद जो है जो दमन होता है वो कैसे होता है क्रांतिकारियों का। 1815 के बाद क्या होता है, सारे क्रांतिकारी जो है रूढ़वादियों के उसमें भूमि पर जो है उनका दमन हो जाता है और दब जाते हैं। और उसके साथ साथ बात करते हैं कि यहाँ पे अब जो है आपको यहाँ पे क्रांतिकारी विचार से जो है स्टार्टिंग से हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुद्दा क्या है कि आगे जो है क्रांतिकारियों को युग शुरू होता है। इसके बारे में हम आपको यहाँ पे क्रांतिकारी विचार से शुरू करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग है, ये पहली वीडियो है, इसको आप अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके अगले भाग में आपको हम बताएंगे क्रांतिकारी जहाँ शुरुआत होती है वहाँ से। और उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।